नमस्कार देवियों सज्जनों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। मेरा नाम है जयेश और हम FM की लेक्चर सीरीज के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। ठीक है, चलिए। तो कुछ कुछ मिसलीनियस टॉपिक रह गए थे हमारे। वो मिसलीनियस टॉपिक क्या क्या है वो बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी। जैसे कि करेक्शन फैक्टर हो गया, वोर्टिसिटी हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल हो गया, टर्बुलेंट फ्लो हो गया। ठीक है, तो वही सब हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं बरखुरदार। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ टर्बुलेंट फ्लो के बारे में बता देता हूँ। देखिए, टर्बुलेंट फ्लो के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो टॉपिक लेंगे हम वो लेंगे टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, देखिए थोड़ा फास्ट ही चलने की कोशिश करूंगा मैं, और इसकी पीडीएफ में नहीं बना के लाया हूं क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा मैटर नहीं है जो आपको जरूरत हो या फिर जिसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना हो। छोटे मोटे टॉपिक ही है और मुश्किल ही सवाल बनता है, वहां से बहुत कम चांसेस होते हैं सवाल बनने के। तो चलिए बात कर लेते हैं, फिर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो पाइप फ्लो के लिए कितने रेनॉल्ड्स नंबर पे होना चाहिए? RE ग्रेटर देन 4000। ठीक है, ये पता होना ही चाहिए। और एक और थोड़ी सी नॉलेज की बात बता देता हूँ आपको कि फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स एंड आर्टरीज होता है ना, जो ये क्वेश्चन आ रखा है बहुत पहले, पता नहीं कहाँ आया है, मुझे थोड़ा याद नहीं है अभी, पर मैंने नोट्स के अंदर इंक्लूड कर रखा है, इसलिए मैं देखा बता दूं आप लोगों को। फ्लो ऑफ ब्लड्स इन वेन्स एंड आर्टरीज होता है ना, वो लेमिनार फ्लो होता है हमारा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप, क्या पता भूले भटके सवाल आ जाए। देखो, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? टर्बुलेंट फ्लो के अंदर कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, पार्टिकल्स इधर उधर यूं इंटरमिक्सिंग करते हुए ट्रेवल करते हैं। ठीक है, मतलब इंटरमिक्सिंग की वजह से क्या होगा, इनका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है आपस के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, हाई एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, ये चीज हमारे को ध्यान रखनी है यहाँ पर कि यहाँ पर हाई एनर्जी लॉस होता देखने को मिलता है हमारे को। और टर्बुलेंट फ्लो को जब हम स्टडी करते हैं तो हम क्या मानते हैं कि जो टर्बुलेंट फ्लो की वेलोसिटी होगी ना, वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनी होगी। एक तो होगा एवरेज कंपोनेंट और एक होगा फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट। ठीक है, हमने क्या मान लिया, इस तरह से मान लिया कि ये कोई टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है, तो इसकी एक हमने ले ली क्या, एवरेज वैल्यू ले ली। इस एवरेज वैल्यू का नाम दे दिया हमने यू बार। इस एवरेज वैल्यू का नाम दे दिया यू बार, और जो फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट है जो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है उसको दे दिया यू डैश। तो जो टर्बुलेंट फ्लो की वेलोसिटी होगी ना, टर्बुलेंट फ्लो की जो वेलोसिटी होगी वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनी होगी, एक एवरेज और एक फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट। तो बस ये थ्योरेटिकल सवाल कभी कभी बन जाता है और कुछ खास जरूर नहीं है। चलिए फटाफट से आगे चलते हैं। टर्बुलेंट फ्लो का वेरिएशन कैसा होता है? देखिए, टर्बुलेंट फ्लो का वेरिएशन वैसे तो लॉगरिथमिक बोला जाता है कि लॉगरिथमिक वेरिएशन होता है, पर मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअल में किस तरह का वेरिएशन होता है। देखिए, हमें ये पता है, मैं यहाँ पर दो डायग्राम बना रहा हूँ। एक तो बना दूंगा मैं लेमिनार फ्लो का वेरिएशन कैसा था। देखिए, हमें ये कि लेमिनार फ्लो में हमने क्या पढ़ा था, इस तरह का कुछ वेरिएशन था हमारा, ये वेरिएशन था लेमिनार फ्लो के अंदर। और जो टर्बुलेंट फ्लो होता है ना, उसके अंदर वेरिएशन होता है थोड़ा सा ऑब्लेट। ऑब्लेट का मतलब क्या होता है? देखिए, ऑब्लेट का मतलब होता है थोड़ा सा घिसा हुआ, या फिर जिसको हम हमारी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जो भौंट होता है आगे से, जैसे हम क्या करते हैं, पेंसिल की निब होती है। ठीक है, तो इसको जब हम चलाते हैं तो ये क्या हो जाती है, ऑब्लेट हो जाती है आगे से, फिर उसको वापस शार्प करते हैं तो वो वापस शार्प हो जाती है, फिर उसको यूज करने के बाद थोड़ी सी ऑब्लेट हो जाती है, उसी को बोलते हैं ऑब्लेट। तो वैसा ही कुछ होता है टर्बुलेंट फ्लो के केस में, ये इस तरह से होता है। देखो, आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, वो कुछ कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, मतलब मिड के अंदर तो ऑलमोस्ट जो इस पोर्शन के अंदर जिस पे भी मैं बना रहा हूं ना, इस पोर्शन के अंदर तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही हो जाता है ये, और यहां पर से फिर इसका वेरिएशन हो जाता है। तो ये क्यों होता है? ये होता है शेयर स्ट्रेस, किसकी वजह से, जो
बाउंड्री की वजह से लग रहा होता है, उसकी वजह से ये देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं हम shear स्ट्रेस इन टर्बुलेंट फ्लो। देखिए shear स्ट्रेस इन टर्बुलेंट फ्लो जो होता है ना, वो दो से मिलकर बना होता है। किस किस से? जो shear स्ट्रेस टोटल होता है वो होता है, एक तो होता है विस्कस, एक होता है टाउ टर्बुलेंट। अब आप बोलेंगे भैया ये टर्बुलेंट क्या आ गया? टर्बुलेंट वो आता है, अभी समझा देते हैं आपको क्या आ गया। देखिए ये पाइप है हमारे पास, तो जो बाउंड्री के पास होगा ना फ्लो, उसके अंदर क्या होगा, विस्कोसिटी ज्यादा होगी, मतलब फ्रिक्शन हो रहा होगा। फ्रिक्शन का मतलब एक तरह से विस्कोसिटी बोल सकते हैं हम, तो यहां पर भी विस्कोसिटी होगी। पर जो मिडिल सेक्शन है पाइप का, जिसके अंदर फ्लो हो रहा है, इस सेक्शन के अंदर, तो ये होता है टर्बुलेंट जोन। इसके अंदर जो shear स्ट्रेस आता है वो टर्बुलेंट या फिर टर्बुलेंट फ्लो की वजह से आता है। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं फटाफट से हम। तो इसके लिए shear स्ट्रेस के लिए दो तीन थ्योरी है हमारे पास। सबसे पहली जो थ्योरी है वो है बॉसी नेस्क्यू थ्योरी। देखिए बॉसी नेस्क्यू थ्योरी क्या बताती है हमें, कि जो टाउ टर्बुलेंट होता है ना, वो किसके बराबर होता है, नीटा डी यू बार बाई डी वाई। यू बार आपको बता ही चुका हूं मैं, एवरेज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो नीटा क्या आ गया यहाँ पर, बस हमारे काम का यही है यहाँ पर, नीटा। नीटा क्या हो जाता है, ये होता है एडी डायनेमिक विस्कोसिटी, और इसको क्या बोल देते हैं, टर्ब्यूलेंट मिक्सिंग कोफिशिएंट भी बोला जाता है इसको। ठीक है बरखुरदार, चलिए आगे चलते फटाफट। दूसरी थ्योरी हमारे पास आ जाती है, दूसरी थी रेनॉल्ड्स थ्योरी। देखिए रेनॉल्ड्स थ्योरी भी एक तरह से सेम यही थी, सेम ही थी, पर इसने रेनॉल्ड ने क्या बोला कि जो टाउ टर्ब्यूलेंट होगा ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा डेंसिटी इंटू यू डैश वी डैश का बार। अब आप बोलेंगे बार क्या है, मतलब ये है, इसका मतलब कि यू डैश जो खुद की वैल्यू इसकी जीरो हो सकती है, v की वैल्यू जीरो हो सकती है, पर लेकिन इनका प्रोडक्ट होगा ना, वो कभी भी जीरो नहीं होगा। इस तरह से बोलता है कुछ यू डैश। ठीक है, इससे कुछ भी सवाल बनने की संभावना नहीं है। क्या सवाल बन सकता है, छोटा सा सवाल यहां पर बन सकता है, जो मैं अभी ब्लैक पेन से लिख देता हूं यहां पर, कि रेनॉल्ड्स थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल होती है, ओनली 2D फ्लो के लिए एप्लीकेबल है। बस इकलौता सवाल यहां से यही बन सकता है। फिर अब चलते हैं हम प्रेंडेटल मिक्सिंग लेंथ थ्योरी। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, प्रेंडेटल मिक्सिंग लेंथ। तो प्रेंडेटल साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि जो टर्बुलेंट फ्लो हो रहा होगा ना, तो क्या होगा, ये पार्टिकल जाके मिलेगा दूसरे पार्टिकल से और फिर मोमेंटम ट्रांसफर होगा। तो प्रेंडेटल ने क्या बोला कि ये जो पार्टिकल जाएगा ना, तो ये कुछ ना कुछ लेंथ ट्रेवल करेगा पहले। किससे पहले, मोमेंट ट्रांसफर से पहले कोई ना कोई लेंथ ट्रेवल करेगा ये, और उसने इसका फॉर्मूला दे दिया। अब बात कर लेते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन की। हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये आ जाता है कि प्रेंडेटल ने क्या करा था, गैसियस मॉलिक्यूल की एनालॉजी को यूज किया था। मतलब ये गैसियस पार्टिकल के लिए ही बेसिकली इसने ये जो मिक्सिंग लेंथ थ्योरी है वो दी थी। और लेंथ होती है वो मैंने आपको बता ही दिया। अब ये लेंथ किसके बराबर होती है, ये लेंथ बराबर होती है के इंटू वाई के। अब आप बोलेंगे भैया के क्या आ गया, वापस चलते हैं, मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है प्रेंडेटल मिक्सिंग लेंथ थ्योरी को, ताकि थोड़ा जल्दी जल्दी कोर्स हो जाए हमारा, क्योंकि इस वीडियो को थोड़ा कॉम्पैक्ट ही रखना चाहता हूँ मैं, ताकि जल्दी से जल्दी फटाफट से आप इसको देख लो। देखिए प्रेंडेटल मिक्सिंग लेंथ थ्योरी में बता दिया मैंने आपको, गैसेस मॉलिक्यूल लिया था, डिस्टेंस एल होती है बिफोर द मोमेंटम चेंजेस। फिर नीचे चलते हैं हम, जो एक्स और वाई कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, वो क्या हो जाएंगे, एल इंटू डी यू बाई डी वाई, और v क्या हो जाएगा, एल इंटू डी यू बाई डी वाई। अगेन यही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐसा, सेम क्यों हो गया भाई, आप बोलेंगे सेम क्यों है भैया,
ये जो पार्टिकल है ना सब जगह भाग रहा है इधर उधर, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है यहाँ पर पार्टिकल के पास। इसलिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो पाइप के टर्बुलेंट जोन के अंदर जो वेलोसिटी होगी ना वो सेम ही होगी, इसीलिए ये ऐसा हुआ है। तो टाउ टर्बुलेंट रेनॉल्ड्स थ्योरी से क्या पता है हमारे को, डेंसिटी इंटू यू डैश वी डैश का बार, जैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई करा क्या आ गया, डेंसिटी एल स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी वाई का स्क्वायर। ये स्क्वायर कैसे ले रहा है मैंने, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। और प्रेंडेटल ने क्या बताया था कि लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, के वाई के बराबर। के क्या होता है, के को बोला जाता है कप्पा। कप्पा की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 0.4, इसको बोला जाता है कारमान कांस्टेंट। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि के की वैल्यू क्या होती है 0.4। कभी कभी डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि प्रेंडेटल मिक्सिंग लेंथ थ्योरी के अंदर जो कप्पा कोफिशिएंट दिया गया था उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 0.4 आपको ध्यान रखनी है। तो फिर हमने क्या करा, जो यहाँ पर ये था इसके अंदर वैल्यू रख दी सारी, इस वैल्यू को रख के हमने क्या करा, सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, टाउ बाई डेंसिटी मिला 0.6। हमने क्या करा, इस जो स्क्वायर था यहाँ पर इसको ट्रांसफर कर दिया टाउ बाय रो के ऊपर, और क्या लगा दिया, बाउंड्री कंडीशन लगा दी। बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाएगी, बाउंड्री कंडीशन थोड़ा सा समझा देता हूं मैं आपको। देखिए ये कोई पाइप है यहाँ पर, तो पाइप पर क्या होगा, जो लेयर होगी, मतलब ये हम सेंटर से मान के चल रहे हैं, इधर से हम मेजर कर रहे हैं आर, तो जो पाइप की बाउंड्री पर होगा ना वहां पर शियर स्ट्रेस कुछ वैल्यू होगी, मैक्सिमम बोल सकते हैं उसको, या फिर इसको बोल देते हैं हम टाउ नॉट वैल्यू होगी। किस पर, वॉल के ऊपर। बस ये हमने यहां पर यही बाउंड्री कंडीशन लगाई है, बाउंड्री कंडीशन एट वॉल ऑफ पाइप। ठीक है, तो ये लगाया हमने, टाउ की वैल्यू जो थी टाउ नॉट। फिर हमें क्या मिलता है, जो क्वेश्चन यहां से ही उठता है आपका, वो क्या है, जो आपको यहाँ पे टाउ नॉट अपॉन में डेंसिटी का अंडर रूट दिख रहा है ना, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है यू स्टार। यू स्टार क्या है, यू स्टार को बोलते हैं हम शीयर वेलोसिटी। अब आप बोलेगे भैया ये शेयर वेलोसिटी कैसे होगी, अभी देख लो। टाउ की डायमेंशन क्या होती है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। डेंसिटी क्या हो जाएगी, एम एल माइनस थ्री का अंडर रूट है। तो जब यहां से सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा, एल टी माइनस वन, ये किसकी डायमेंशन होती है, वेलोसिटी की, इसलिए इसको बोल दिया क्या, शीयर वेलोसिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर टर्बुलेंट से सवाल बनाने की इसको इच्छा होगी एग्जामिनर को, तो वो यही सवाल पूछेगा कि शेयर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है। आ गया बात समझ में, और काफी बार आ भी रखा है ये सवाल। बस इतना सा ही था ये टॉपिक, फिर आगे चलते हैं। टर्बुलेंट फ्लो को देखिए, इसी के अंदर ये कांस्टेंट वगैरह लगा के हमें हमें मेंस की तैयारी तो करनी नहीं, हमें प्री की तैयारी करनी है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। तो इस फॉर्मूले को याद रख लेना। यू मैक्स क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी। यू क्या हो गई, पॉइंट की वेलोसिटी हो गई। यू स्टार क्या है, ये है यहां पर शीयर वेलोसिटी, जो भी आपको बता ही चुका मैं, 5.75 लॉग आर बाय वाई। हमने क्या करा, ये कोई पार्टिकल अज्यूम कर लिया, तो इसकी बेस से वैल्यू कितनी होगी, y, और जो पाइप है इसका डायमीटर कितना है, r। ठीक है, और यहां पर से हमने लिया था इसको स्मॉल r। तो बस इसी का डेरिवेशन हुआ है टोटल, ये फॉर्मूला आ गया। अब यहां पर से क्या बात आ जाती है कि यू मैक्स माइनस यू जो ऊपर नजर आ रहा है, इसको बोला जाता है वेलोसिटी डिफेक्ट। वेलोसिटी डिफेक्ट आप कैसे देख सकते, देखिए यू मैक्स है, यू मैक्स से यू को माइनस कर रहे हैं, मतलब कितना यू मैक्स से वैल्यू जो है आपकी फ्लक्चुएट कर रही है उसी को मेजर कर रहे हैं। ठीक है सर जी, तो यहां पर होता है आपका टर्बुलेंट फ्लो समाप्त। अब चलते हैं हम फटाफट से करेक्शन फैक्टर्स की तरफ। चलिए फटाफट से कंप्यूटर जी करेक्शन फैक्टर चलाओ जल्दी से, क्या हो गया, करेक्शन फैक्टर कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, चलो ये रहा करेक्शन फैक्टर, ये रहा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर क्या होता है, हमें ये पता है कि लैमिनार फ्लो के अंदर वेलोसिटी जो होती है वो कुछ इस तरह से फ्लक्चुएट करती है। ठीक है, पर जो एवरेज वेलोसिटी होती है, या फिर हम जिसको आइडियल वेलोसिटी अप्रोच भी बोल सकते हैं, वो कैसी होती है, एवरेज वेलोसिटी तो इसी तरह रहेगी, सब जगह एवरेज ही तो होती है, इसका मतलब ही एवरेज है तो सब जगह सेम हो जाएगी।
ये तो हो जाती है यू एवरेज, और ये क्या है, लेमिनार फ्लो के केस में यहां पर कहीं आता है आपका वी मैक्स। फॉर्मूला याद है, हैगन पॉसिली फॉर्मूला निकल के आया था, कुछ मिलता जुलता सा याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ऐसे छोटे मोटे फॉर्मूले डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। चलिए, तो ये जो फ्लक्चुएशन होता है ना, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन जो फैक्टर आता है वो इसी फ्लक्चुएशन पे बेस्ड होता है। जो आपकी वैल्यू है, एक्चुअल वेलोसिटी की वैल्यू है, वो कितनी फ्लक्चुएट हुई किसके कंपैरिजन में, एवरेज वेलोसिटी कंपैरिजन में, उसी को क्या फैक्टर लगा के हम बराबर कर सकते हैं, वही होता है आपका काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। इसको बोला जाता है अल्फा, से डिनोट किया जाता है इसको, अल्फा से डिनोट किया जाता है। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी, जो आप v कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, उस पर, और काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी, बस यही है। अब यहां से डायरेक्ट क्या याद रखना है आपको, वी क्यूब अपॉन में डी ए, ये कैसे आया ये बता देता हूं मैं थोड़ा सा आपको, चलो यही बता देता हूं फटाफट से। देखिए हमें क्या पता है, मूवमेंट, जो हम मोमेंटम कैसे बता रहा हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी बता रहा हूं ना, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, हमें ये पता है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे ही हम m की जगह क्या रख देंगे, हमें क्या पता है, डेंसिटी इनटू एरिया इनटू v, रो ए वी निकाला था ना, मास की जगह हम रो ए वी रख सकते हैं, याद है नहीं है, बहुत अच्छी बात है यार, याद है आपको, चलो। तो रो ए वी आ जाता है, जब इसको हम v को मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आ गया, रो डॉट डी ए डॉट वी क्यूब अपॉन में 2, ये क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। जब इसको डिवाइड कर देंगे हम एवरेज से, तो डेंसिटी सेम होगी, डेंसिटी डेंसिटी कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, डी ए डॉट वी क्यूब बच जाएगा, बस। तो यही ऐसे ही निकल के आ गया। मोमेंटम भी आपका इसी तरह से आ जाएगा, एम वी, एम की जगह रख दो रो ए वी डॉट वी, वी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसलिए मोमेंटम के अंदर वी स्क्वायर आता है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर वी क्यूब आता है। आपको डायरेक्ट क्या याद रखना है कि टर्बुलेंट फ्लो के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी करेक्शन की वैल्यू होती है, वो 1.03 से 1.06 होती है ऑफ, ये क्यों लिख दिया मैंने वी एवरेज, ये यहाँ पर कुछ भी काम का नहीं है, 1.03 से 1.06 होती है। जनरली हम कितनी लेते हैं इसको, इसको 1.00 ही लेके चलते हैं हम, क्यों, क्योंकि हमने अभी अभी देखा था, मैंने बताया भी था कि इसकी जो टर्बुलेंट फ्लो का जो वेरिएशन होता है ना, वो थोड़ा सा ऑब्लेट होता है, मतलब कि यहां से ऑलमोस्ट एवरेज वेलोसिटी के बराबर ही वेरिएशन देखने को मिल रहा है इस जगह, इसलिए हम इसको ऑलमोस्ट 1 लेके चलते हैं। लेमिनार फ्लो के लिए अल्फा की वैल्यू हो जाती है 2, और पैरेलल प्लेट्स के लिए हो जाती है 1.543। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि पैरेलल प्लेट्स आपके कोर्स में नहीं है, यहाँ से जरूर आ सकता है, डायरेक्ट सवाल बनते देखो इससे। अब जो टॉपिक है ना, वो कुछ ऐसे ही टॉपिक है, मिसलिनियस टॉपिक्स है, जिनसे डायरेक्ट सवाल बनते हैं, और मुझे जहाँ तक लग रहा है, यहाँ से जो ये जो लेक्चर है ना, इससे सवाल बनने की संभावना सबसे ज़्यादा हो जाती है आपके लिए। क्यों, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे टॉपिक इंक्लूड कर दिए। चलिए फटाफट से चलते हैं हम। तो और ये मैंने बता दिया कि लेमिनार फ्लो के अंदर वेलोसिटी फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू टर्बुलेंट फ्लो। क्यों होता है, क्योंकि ऑब्लेट होता है वो थोड़ा सा उसका वेलोसिटी वेरिएशन। फिर बात कर लेते हैं मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की, इसको बीटा से डिनोट किया जाता है, और इसको बोसिनेस्क्यू कोफिशिएंट भी बोला जाता है, बोसिनेस्क्यू फैक्टर भी बोला जाता है। बीटा की वैल्यू एक्चुअल मोमेंटम अपॉन मोमेंटम बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी, ये बता ही दिया कैसे आया था आपको, ठीक है। बीटा की वैल्यू लेमिनार फ्लो के लिए होती है, फ्लो थ्रू पाइप्स के लिए ही ये, क्योंकि हमारे और कुछ तो कोर्स में है नहीं, तो पाइप्स के लिए बात चलेगी। टर्बुलेंट फ्लो के लिए होती है 1.2, इसके लिए होती है 1.3। ये कुछ नोट है, क्या है कि अल्फा की जो वैल्यू होती है ना, वो हमेशा ज़्यादा होगी किससे, ज़्यादातर केस में ज़्यादा होती है किससे, बीटा से, और बीटा की वैल्यू ज़्यादा होती है 1 से। क्यों होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्यों होती है। अब ये बोलेंगे आप लोग कि 1 ही क्यों है, 1 से कम क्यों नहीं है। अरे ज़्यादा से ज़्यादा जो वेलोसिटी हो सकती है ना आपकी, देखिए हम क्या देखते हैं, इस तरह का वेरिएशन देखते हैं, ठीक है।
तो जैसे ही हमने वेरिएशन देखा, हमें क्या दिखा कि यहां से मैक्सिमम वेलोसिटी है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए तो कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे मोमेंटम है वो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए ही तो कैलकुलेट करोगे, पर एवरेज वेरिएशन तो भैया यहीं आता है, कुछ इसी तरह से बन जाता है एवरेज वेरिएशन। तो ये कुछ ना कुछ कम है ना, इसीलिए इसकी वैल्यू या तो 1 हो जाएगी या 1 से कम हो जाएगी। 1 कब होती है? 1 होती है सिर्फ और सिर्फ आइडियल कंडीशन में, आइडियल फ्लो के केस के अंदर इसकी वैल्यू होती है 1। किसकी? अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू होती है आइडियल फ्लो के कंडीशन में 1। ये चीज याद रखनी है, ये भी सवाल आया हुआ है। आइडियल फ्लो थ्रू पाइप्स के केस में मोमेंटम और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर और काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर का रेशियो क्या होगा? 1 ही होगा। तो ये याद रखना है आपको बरखुरदार। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट से हम बात कर लेते हैं फ्लूइड एक्सेलरेशन की। ठीक है, फ्लूइड एक्सेलरेशन क्या है? फ्लूइड एक्सेलरेशन में बेसिकली ये कोई एक बॉडी है, ठीक है, तो ये क्या है? ट्रक है। इस ट्रक के अंदर आपने क्या करा? लिक्विड भर के ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, आपने इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो इसकी कुछ एक्सेलरेशन होगा AX, ठीक है। तो फ्लूइड एक्सेलरेशन बेसिकली इसी पर बेस्ड है पूरा का पूरा, कि मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इन ए कंटेनर या और अ व्हीकल, ठीक है। अब जैसे गाड़ी आगे चलेगी कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाएगा फ्लूइड के लेवल में। भाई आगे जा रही है तो मास तो पीछे की साइड जाएगा, भारी चीज हमेशा पीछे की साइड धक्का लगता है। हमें मोमेंटम कंजर्वेशन तो पता है ना, किससे? न्यूटन बाबा बता के गए थे, 3 लॉ ऑफ मोशन की वजह से। तो उसी वजह से क्या होगा कि फ्लूइड पार्टिकल कुछ इस तरह का प्रोफाइल बना लेगा। अब ये जो प्रोफाइल बनती है ना, ये सेंटर से जब हम इसका ऊपर की तरफ देखते हैं ना, इसको क्या बोला जाता है? इसको तो बोला जाता है आपको राइज। और जो नीचे की साइड जा रहा है ना, एक्स बराबर होता है आपके वाई के। हमेशा आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जितना ऊपर गया है ना ये, उतना का उतना ही नीचे रहेगा। अब ये कैसे आ जाता है? इसका भी सवाल आ जाता है कि जो राइज है वो डेप्थ के या फिर फॉल के बराबर होता है। ये आप किस तरह से डिराइव करते हैं? इसको डिराइव करते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मास से। समझ गए बरखुरदार? क्या बात है। तो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, एक्स और वाई। एक्स तो हो जाता है राइज और वाई हो जाता है आपके पास फॉल, या फिर इसको क्या बोलते हैं? इसको डिप भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा आपके पास कि राइज इज इक्वल टू फॉल होता है, ये किस प्रिंसिपल से हमें डिराइव करते हैं? वो निकलता है कंजर्वेशन ऑफ मास से, ठीक है। इसका एक न्यूमेरिकल मैंने आपको करवा रखा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एच और एल क्या है। एच होगी जो पूरा का पूरा यहाँ पर ये वेरिएशन आया ना एच, ये इसको बोला जाएगा, इसको पेन चेंज करके ही बता देता हूं मैं। इस तरह से ये बन रहा है ना आपका पूरा फ्लूइड का, इसको बोला जाता है एच, और ये है आपका एल, बेस की लेंथ। आगे बरखुरदार समझ में? तो ये ही है टेन थीटा की वैल्यू। इसको आपको रट्टा लगा लेना है, अगर कोई न्यूमेरिकल बनेगा तो यहां से सॉल्व हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर दे भी रखा है, चलो कर लेते हैं। आपको क्या करना है? मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है ए एक्स की। किस कंडीशन में? जब आपको दे रखा है 6 मीटर हाइट किसकी हो? वाटर की, और 2 मीटर हो लेंथ। कंडीशन क्या है कि वाटर स्पिल आउट नहीं होना चाहिए। तो वाटर स्पिल आउट नहीं होने के लिए चलो खाली पेज पर चलते हैं। देखिए यहां पर कैसा है क्वेश्चन आपके पास कि ये कोई फ्लूइड भरा हुआ है, 6 मीटर इसकी हाइट है और ये है 2 मीटर। हमें क्या करना है? इस तरह का करना है कि ये कुछ इस तरह से बना ले, कैसा भी बना ले, ठीक है। इस तरह से बना ले। इसकी हाइट कितनी दे रखी है हमें? 10 दे रखी है, देख लेते हैं कितनी दे रखी है। 10 दे रखी है, हाँ। तो 10 जो हाइट दे रखी है ना किसकी? कंटेनर की, उस तक फ्लूइड चल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वहीं तक जा सकता है। इसके ऊपर तो जैसे जाएगा तो स्पिल आउट हो जाएगा ना। तो स्पिल आउट का केस तो यही बनेगा कि 10 हो जाए। ये हमें पता नहीं है कि ये कितना जाएगा, कैसे निकालेंगे इसको? अभी निकाल लेते हैं भैया। इसका जो वॉल्यूम है इसके बराबर ही होगा। हम मान लेते हैं कि
यूनिट विड्थ मान लेते हैं अगर, तो इसका एरिया बराबर होगा इसके, चलो इसका एरिया निकाल लो, 6 इंटू 2 बराबर इसका एरिया निकालो हाफ इंटू 10 इंटू एक्स, ये कट गया 5, 12/5 किसकी आ गई वैल्यू, एक्स की। चलो भैया यहाँ पर क्या आई है, एक्स की वैल्यू निकाल रखी है हमने, एक्स की वैल्यू, अरे एक्स की निकाल रखे हैं यार। तो जब इसको डिवाइड कर देंगे हम तो क्या आ जाएगा, 2 पॉइंट, क्या हुआ, चल जा, अरे यार, यार एक तो ये पेन भी ना बड़ी दिक्कत कर देता है कभी कभी। हाँ चल गया। चलो हम क्या कर रहे थे, देखिए एक्स की जो वैल्यू आएगी ना आपके पास क्या आ जाएगी, 12 को 5 से डिवाइड कर दिया तो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 बचा 4, 2.4 मीटर आ गई किसकी, इसकी वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या बताया था आपको, टेन थीटा किसके बराबर है, ए एक्स अपॉन में जी बराबर एच बाई एल के बताया था, एच क्या है 10, एल क्या है 2.4। अब जी को मल्टीप्लाई कर दो इससे 9.81 से, जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई कराता हूँ, कर देते हैं एक बार, 9.81 डिवाइडेड बाय 2.4, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल के आती है 40, तो यहाँ क्या लिख रहा हूँ मैं, एसेलरेशन की जो वैल्यू आती है ना वो आती है आपके पास 40.875 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ चलते आंसर क्या आ रखा है, अरे 4G क्यों आ गया, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है सर जी, तो आपको इतना सा ध्यान रखना है यहाँ पर, अगर हम जी को 10 मान लेते हैं और 10 से इसको डिवाइड कर देते तो ये लगभग 4G के बराबर ही आ जाएगा, तो 4G भी आप मान सकते हैं यहाँ पर, किस तरह से आएगा। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से हम, देखिए इसको आप हटा देना केस को, ये मैक्सिमम वेलोसिटी का केस, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का केस है जो मैंने आपको समझाया है ना, उसी को याद रखना। मैंने क्या है ये कॉपी पेस्ट हो रहा था, मैंने देखा नहीं, थोड़ा सा ये गलत हो रखा है ये टाइप यहाँ पर, जो मैंने आपको करवाया है ना सॉल्यूशन, वही एकदम करेक्ट सॉल्यूशन है, वही याद रखना है आपको। यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, इसका डेरिवेशन थोड़ा गलत हो गया, इन्होंने क्या करा कि 10 मीटर यहाँ तो ले लिया, पर नीचे बेस के अंदर 2 मीटर ही ले रखा है, पर पानी ऐसे थोड़ी रुकेगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए पानी इस तरह से थोड़ी रुकेगा, पानी तो इस तरह से रुकेगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन के केस में। तो करेक्ट वैल्यू जो मैंने करवाई है वही है आपको, ठीक है, याद रखना है, ऐसे ऐसे नहीं सोचना है कि सर जी ने गलत करवा दिया, सर जी बिल्कुल सही करवाते हैं, समझ गए बरकरार। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं वोर्टेक्स फ्लो की। देखो ये भी छोटा सा टॉपिक ही है, यहाँ से कोई सवाल तो बनता नहीं है कुछ खास। वोर्टेक्स फ्लो क्या होता है, वोर्टेक्स फ्लो बेसिकली सर्कुलर फ्लो का ही केस होता है ये। इसके अंदर क्या करते हैं कि कोई भी एक कंटेनर है ना आपके पास, ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर अगर आपका फ्लूइड मास घूम रहा है तो वो कंडीशन हो जाएगी आपकी वोर्टेक्स फ्लो की। अब दो तरह के हो सकते हैं, एक तो फ्री वोर्टेक्स फ्लो, एक फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो। अब आपके काम का क्या सवाल है, वो ये है कि फ्री वोर्टेक्स फ्लो जो होता है ना वो हमेशा कैसा होता है, रोटेशनल इन नेचर होता है। फ्री वोर्टेक्स फ्लो कहाँ कहाँ पर होता है, वर्ल्ड पूल देखते हैं ना आप, जैसे जो भंवरा बन रहा होता है पानी के अंदर, या फिर सिंक के अंदर जो फ्लो होता है ना वो भी नेचुरली होता है, फ्री वोर्टेक्स फ्लो ही होता है। तो फ्री वोर्टेक्स फ्लो के अंदर क्या होता है, ये पार्टिकल यहाँ से है ना तो ये अपने आप घूमता जाता है, घूमता जाता है, और इसका नेचर कैसा होता है, इरोटेशनल। मतलब कि अगर पार्टिकल यहाँ देख रहा है ना, तो जब वो इधर जाएगा तब भी इधर ही देखता रहेगा, इधर जाएगा तब भी इधर ही देखता रहेगा, इधर जाएगा तब भी इधर ही देखता रहेगा, इधर इधर, तो मतलब वो पार्टिकल खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट नहीं करेगा फ्री वोर्टेक्स फ्लो के अंदर। इसका एग्जांपल क्या हो गया, एडीज फ्लो या फिर वर्लपूल इन रिवर, ये मैंने आपको थोड़ा बेसिक डायग्राम से समझा रखा है। चलिए फटाफट से आगे चलते हैं, फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो की बात कर लेते हैं। फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो क्या होता है, आपने क्या करा, एक कोई कंटेनर ले लिया और इसके अंदर क्या करा आपने, यहाँ पर इसको एक रोटेटिंग एक्सेलरेशन दे दिया ओमेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये पार्टिकल जो फ्लूइड है वो कुछ इस तरह से घूमेगा, ठीक है, इस तरह से घूमेगा। तो ये घूमेगा ना, वो ही कंडीशन हो जाएगी आपकी फोर्स वोर्टेक्स फ्लो। अब फोर्स वोर्टेक्स फ्लो के अंदर जो फ्लो होता है ना आपका, वो होता है
रोटेशनल, मैंने लिखा नहीं क्या यहाँ पर, लिखा नहीं लिखा है, ये याद रख लेना है आपको कि फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो कैसा होता है, रोटेशनल नेचर का होता है हमेशा। फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो, मैं जोर देके बोल रहा हूँ, फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो होना चाहिए, वो फ्री तो होगा रोटेशनल, फोर्स्ड होगा आपका रोटेशनल। अब बात कर लेते हैं इक्वेशन की, जहां से मुझे लगता है सवाल बनने की संभावना है, और कोई मुझे लगता नहीं है किसी ने पढ़ा होगा शायद इक्वेशन अभी तक। इसके अंदर क्या मान लेते हैं हम, ये कोई कंटेनर मान लिया हमने, ये कंटेनर है, इसको एक्सेलरेशन मिल रहा है ओमेगा, ये मैंने बता रखा है, ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है। ये प्रोफाइल बनेगी, कैसे बनेगी, पैराबोलिक प्रोफाइल बनेगी। ये जो हाइट हो जाएगी राइज, कहां से, यहां से लेकर एज तक मान लो, या फिर अगर ये ऊपर तक भी होता ना तो हम हाइट यहां तक ही मानेंगे इसकी, जहां तक ये जो इसका एज है, या फिर जहां तक वाटर सरफेस कांटेक्ट कर रही है किससे, वॉल ऑफ आवर सिलेंडर, या फिर जो भी हमारे पास कंटेनर है उसके साथ, तो उसको मान लेंगे एच। एच की वैल्यू हो जाती है सीधे सीधे ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में 2g, या फिर इसको देखो वेलोसिटी हेड भी बोल दिया जाता है, वी स्क्वायर अपॉन में 2g, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, एच की वैल्यू होती है वी स्क्वायर अपॉन में 2g। अब जो क्वेश्चन आता है, देखो अगर ये मान लेते हैं हम कोई पॉइंट P, इसको मान लेते हैं पॉइंट P1, इसको मान लेते हैं 1 पॉइंट, इसको मान लेते हैं 2, तो यहाँ पर प्रेशर होगा कितना P1, यहाँ पर प्रेशर होगा P2, तो इन दोनों प्रेशर का जो डिफरेंस होता है ना वो किसके बराबर होता है, डेंसिटी इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस के रो जी Z2 Z1, मतलब यहां से इनका जो डेटम होगा ना, फर्स्ट का डेटम है मान लिया हमने कितना Z1, सेकंड का डेटम हो जाएगा Z2, मतलब नीचे से कोई एक सरफेस से इसकी हाइट, बेसिकली उसी को डेटम बोला जाता है। आ गई होगी बात समझ में आप लोगों को बरखुरदार, बहुत अच्छी बात है। तो जो ये फॉर्मूला है ना, यहां से शायद क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या फिर ये फॉर्मूला डायरेक्ट देखने को मिल जाए, कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, हाँ ये जो बनाया ना मैंने, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो वॉल्यूम है ना, ये इस तरह से बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड व्हेन द फ्लो टचेस, जस्ट टचेस द कंटेनर बेस, मतलब वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कब, जब जो फ्लूइड होगा ना हमारा वो इतना तेज घूम रहा होगा या फिर रोटेट कर रहा होगा, तब जो फ्री, जैसे ये जो लिक्विड था ना वो इस तरह से भरा हुआ था हमारे पास, पर जैसे हमने घुमाना स्टार्ट करा वो इस तरह से हुआ, होते 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 तो वो लिमिट, जब ये जो फ्री सरफेस है ना वो कोइंसाइड कर जाए किससे, बेस ऑफ कंटेनर से, किस कब, सिर्फ और सिर्फ सेंटर की ही बात हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ सेंटर के लिए ही एप्लीकेबल है। तो उस टाइम पे जो वॉल्यूम होगा ना आपका वो किसके बराबर हो जाता है, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर एच के बराबर हो जाता है। आर क्या है, रेडियस है इसकी, एच क्या है, हाइट है इसका। बस सिंपल सा ये एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आया हुआ है जो प्रैक्टिस सीरीज के अंदर इंक्लूड कर दूंगा मैं। फिर बात कर लेते हैं हम एक मैनिंग फार्मूला। अभी बोलेंगे आपकी मैनिंग फार्मूला यहाँ क्यों आ गया, देखिए ये मैनिंग फार्मूला ना बेसिकली कहीं भी फिट नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको यहां पर फिट कर दिया। तो मैनिंग फार्मूला क्या बोलता है, जो वेलोसिटी होती है हमारी वो 1/n इंटू आर 2/3 डॉट एस की पावर 1/2 होता है। अब मैनिंग फार्मूला के हिसाब से यहाँ पर ये जो एन आर एस दिख रहा है वो क्या है, एन जो होता है ना आपका वो तो होता है मैनिंग रफनेस कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं हम। आर को बोला जाता है हाइड्रोलिक रेडियस, आप सब फेमिलियर होंगे उससे, हाइड्रोलिक रेडियस मैंने बताया था A/P, तो वही होता है ये A/P। अब यहाँ पर P क्या होता है, देखिए इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। अगर ये कोई रेक्टेंगुलर मान लें हम सेक्शन, ये B है और ये है D, इसकी डेप्थ, तो एरिया तो हो जाएगा इसका क्या, B इंटू डी, अपॉन में वेटेड पैरामीटर होगी ये, जहां पर मैं अभी पेन चला रहा हूं ना, बस इतना सा ही होगा वेटेड पैरामीटर, मतलब d प्लस b यानी कि 2d प्लस b, तो ये निकल के आएगा आपके r की वैल्यू रेक्टेंगुलर सेक्शन की केस में। तो मैंने समझा दिया है, कोई कंफ्यूजन मन में मत रखना।
एस होता है यहाँ पर स्लोप ऑफ बेड होता है ना, मतलब ये हम साइड व्यू देख रहे हैं, ये कोई नदी या कुछ भी फ्लो कर रहा है ना, तो उसका जो बेड का स्लोप होगा ना उसको बोल देते हैं, या तो होगा ये बेड स्लोप, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो स्लोप ऑफ ई जी एल। ईजीएल क्या होता है, एनर्जी ग्रेड गेट लाइन, या फिर क्या बोला जाता है इसको, टोटल एनर्जी लाइन, मैंने बताया है इसको, ठीक है, याद रखना है। इसका जो स्लोप होगा वो यहां पर रख देते हैं। देखिए कुछ भी काम का फॉर्मूला नहीं है, पर कोर्स में है तो मैंने बस इंक्लूड कर दिया। बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से सवाल बनने की संभावना सबसे ज्यादा है बरखुरदार, नोचेज और वियर से। क्यों? क्योंकि क्या करते हैं लोग बाग ना, इसको पढ़ते नहीं है, बहुत ही कम ध्यान रखते हैं नोचेज और वियर को। बहुत और सिंपल सा टॉपिक है, फटाफट से कवर हो जाएगा, और मेरे हिसाब से आखिरी टॉपिक भी होगा हमारा, उसके बाद एफएम का पूरा समापन। बरखुरदार कोई टेंशन वाली बात नहीं है फिर। तो देखिए नॉच क्या होता है, नॉच बेसिकली एक मेटेलिक प्लेट होती है विच इज यूज टू मेजरिंग रेट ऑफ फ्लो, यानी कि डिस्चार्ज मेजर करने के काम आता है। किसका? स्मॉल चैनल्स का। देखिए नॉचेज और वियर बेसिकली काम तो सेम ही करते हैं, इनका फॉर्मूला भी सेम होता है, इनका डिफरेंस क्या होता है वो बता देता हूं मैं आपको सिर्फ और सिर्फ। नॉचेज होता है ना वो स्मॉल डिस्चार्ज के लिए यूज किया जाता है, और वियर जो है वो लार्ज डिस्चार्ज के लिए यूज किया जाता है। अब यहां पर इसको मेन फैक्टर ऑफ कंसीडरेशन क्यों नहीं लेते हैं हम, क्योंकि ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि भैया कितने डिस्चार्ज से कम हम नॉच यूज करेंगे, कितने डिस्चार्ज से ज्यादा हम वियर यूज करेंगे, ठीक है। तो ये कोई एक फिक्स पता नहीं है हमारे को। पानी पी लेता हूं थोड़ा सा, गला तर हो गया। यूज फॉर स्मॉल डिस्चार्ज वियर क्या होता है, बेसिकली कंक्रीट या फिर मेसोनरी का स्ट्रक्चर होता है। ओपन चैनल, देखिए दोनों ही ओपन चैनल फ्लो के लिए ही काम में आएंगे, ओसीएफ के केस में ही काम में आते हैं। सिर्फ और सिर्फ ओसीएफ का ये ही टॉपिक आपके कोर्स में इंक्लूड किया गया है, बाकी ओसीएफ आपके कोर्स में नहीं है। मतलब राजस्थान जेईई के लिए बात कर रहा हूं मैं, अगर आप किसी अदर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे बाद में मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं नेपी और वेन। नेपी या फिर इसको वेन भी बोला जाता है। नेपी क्या होती है, नेपी होती है बेसिकली शीट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू ए नॉच और ओवर अ वियर इज नेपी। अब बात कर लेते हैं, देखिए ये कोई, चलते हैं साइड व्यू दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। देखिए फ्रंट व्यू दिखा देता हूं पहले तो। ये कुछ हो रहा था आपका फ्लो नदी का, आपने क्या करा, ऐसे लगा दिया प्लेट और यहां पर बना दिया क्या, नॉच। ये मेटेलिक है, अगर मेटेलिक होगा तो नॉच है, मैं नॉच के केस में ही समझा रहा हूं आपको। यहां से अभी जो फ्लो हो रहा है ना वो इतना फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर नॉच का केस है, यहां पर फ्लो हो रहा है आपका, तो इस तरह से लग जाता है। अब इसका साइड व्यू देख लेते हैं। साइड में हम जैसे देखिए, मैं देखो ये सेक्शन कट कर रहा हूं, यहां से जो सेक्शन में कट कर रहा हूं ना उसी का सेक्शन व्यू बनाऊंगा मैं। जैसे हमने यहाँ पर सेक्शन बनाया, सेक्शन में क्या नजर आया हमें, ये कुछ इस तरह से होगी, प्लेट होगी ना, इसके ऊपर से फ्लो हो रहा होगा, यहां से फ्लो हो रहा होगा ये इस तरह से, ठीक है। तो ये जो होगा ना, जो इसके ऊपर से फ्लो कर रहा है, यही होता है क्या, नेपी, या फिर इसको वेन भी बोल दिया जाता है बरखुरदार, समझ गए। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बता देता हूँ आपको शार्प क्रेस्टेड वियर और ब्रॉड क्रेस्टेड वियर के अंदर क्या फर्क होता है। देखिए क्रेस्ट यानी बोलते हैं हम, क्रेस्ट को बोलते हैं बेसिकली तना, या बोला जाता है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना अभी, ये किस तरह का है, शार्प है, मतलब जो वाटर फ्लो कर रहा है ना उसका टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत ही कम है, किससे, नॉच या वियर से, तब तो वो हो जाएगा कैसा, शार्प। और अगर हम इसको बना देते कुछ इस तरह से, मतलब फ्लो को ज्यादा देर तक हमने यहां पर करा, इस तरह से फ्लो आ रहा था, ये फ्लो खूब देर तक यहाँ इसके साथ रहा, फिर उसके बाद ये नीचे गया, ठीक है। तो इसने काफी समय इसके साथ सरफेस के साथ ट्रेवल करा, ऐसी सरफेस पे ट्रेवल करा, तो वो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ब्रॉड क्रेस्टेड वियर। चलो बरखुरदार फटाफट से आगे चलते हैं। क्रेस्ट और सिल क्या होता है वो मैं आपको बता ही चुका।
या नहीं बताया मैंने? अरे हाँ, क्रेस्ट और सील तो नहीं बताया यार। क्रेस्ट और सील क्या होता है? क्रेस्ट को हम बेसिकली बोल सकते हैं, नॉचेस के केस में तो बोल सकते हैं हम इसको, कि जो फ्लो हो रहा है ना, देखिए मैंने जो डायग्राम बनाया है उसी को पास चलते हैं। ये फ्लो हो रहा है, फ्लो के जो बेस के अंदर होगा ना, यहां पर इस पॉइंट को क्या बोलेंगे आप? यही होगा आपका क्या? क्रेस्ट। ये जो पॉइंट होगा ना, यही होगा आपका क्या? क्रेस्ट। किसके केस में? नॉचेस के केस में। और वियर के केस में क्या होगा? वियर के केस में बेसिकली इसको टॉप ऑफ वियर बोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बड़ा स्ट्रक्चर होता है काफी, तो स्ट्रक्चर को हम कंसिडर कर सकते हैं एज कंपेयर टू प्लेट। तो ये प्लेट काफी थिन होती है, तो उसका ज्यादा हम मतलब नहीं करते हैं। तो यही ध्यान रखना है। देखिए क्रेस्ट क्या होता है? बॉटम एज ऑफ नॉच या फिर टॉप ऑफ वियर ओवर विच वाटर इज फ्लोइंग। ठीक है, चलो फटाफट से आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं रेक्टेंगुलर नॉच की। देखिए रेक्टेंगुलर नॉच नाम से पता चल रहा होगा आपको, मैंने बना के भी बताया था। इस तरह से अगर आपने क्या करा, एक प्लेट लगा दी, यहां से फ्लो हो रहा है, ये होगी इसकी क्या? एच। ये हो जाएगा क्या इसका? एल, लेंथ। तो जैसा ये केस बना दिया ना, तो इसके लिए जो डिस्चार्ज होगा ना, ये फॉर्मूला आपको रट लेना है। डेरिवेशन हमारे मतलब की नहीं है, इसलिए मैं डेरिवेशन नहीं लेकर आया हूं। जब आप मेंस की प्रिपरेशन करेंगे या फिर जेई मेंस का टाइम आएगा, जब मैं मेंस के टाइम इसको कवर कर दूंगा, तो देखिए डिस्चार्ज का फॉर्मूला आता है 2/3 CD L 2G। ये 3/2 को हटा दो यहां से, ठीक है, इसको हटा देना है यहाँ से। Q की जो वैल्यू आती है ना आपके पास, वो आ जाती है Q इज इक्वल टू 2/3 CD L अंडर रूट में 2G डॉट H की पावर 3/2। रेक्टेंगुलर केस में यही हो जाएगी, आपको ये रखना है। अब हमें यहाँ से क्या नजर आ रहा है? यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो ये है कि अगर हम हेड को मेजर करने में 1% का भी एरर कर देते हैं ना, तो डिस्चार्ज के अंदर कितना एरर हो जाएगा? भैया 1% एरर इसमें हुआ है, इसका 2.5 गुना हो जाएगा वो, यानी कि इसका 2.5 गुना कर लो। 2.5 गुना का मतलब 1 इंटू 2.5, भाई 3/2, सॉरी 1.5, 1.5 गुना करना है, सॉरी 3/2 करेंगे तो 1.5 वैल्यू आ गई, यानी कि 1.5 गुना। तो इसका मतलब ये है कि एरर ऑफ 1% इन मेजरिंग हेड, किस केस में? ट्रायंगुलर नॉच के केस में अगर हम 1% एरर करते हैं हेड को मेजर करने में, तो 1.5% एरर हमें मिलेगी डिस्चार्ज के अंदर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। और ये सप्रेस्ड वियर का एक और बताया था कि सप्रेस्ड वियर क्या होता है। देखो मैंने जो यहाँ पर बनाया था ना डायग्राम, किस तरह से बनाया था, नीचे चलते हैं। फ्लो बेसिकली इस तरह का कोई ये बेसिन था, यहां से ये पूरा फ्लो हो रहा था पहले, ठीक है, पूरा फ्लो था। पर हमने नॉच लगाया ना, वो सिर्फ इतना ही लगाया, मतलब अब जो फ्लो हो रहा है वो यहां से हो रहा है, सिर्फ इतने से पोर्शन से। पर सप्रेस्ड वियर या नॉच के केस में क्या होता है? सप्रेस्ड बेसिकली वियर ही होता है, नॉच तो छोटा सा ही डिस्चार्ज के लिए काम आता है, छोटा ही एरिया होता है, वियर तो काफी बड़ा हो जाता है। तो हम अगर बना दें इस पूरे सेक्शन के बना दें, क्या बना दिया हमने? ये पूरा का पूरा बना दिया क्या? वियर बना दिया यहां पर, ये पूरा का पूरा। अब जो फ्लो हो रहा है ना, पहले इस विड्थ पे हो रहा था और अभी भी इसी विड्थ पर हो रहा है फ्लो पूरा, ये फ्लो है आपका। तो अगर जो विड्थ है या फिर हम लेंथ बोल सकते हैं, लेंथ हम ओवरऑल फ्लो चैनल के बराबर रख देंगे ना, वो हो जाएगा आपका सप्रेस्ड वियर, ठीक है, या फिर इसको अनकॉन्ट्रैक्टेड वियर भी बोल दिया जाता है। लेंथ ऑफ वियर इज इक्वल टू चैनल विड्थ, ये मैंने आपको बता ही दिया। ये फॉर्मूला याद कर लेता है। जनरली सीडी की वैल्यू होती है क्या? 0.623। 0.623 की वैल्यू अगर हम इसमें रख देते हैं, ये एक्स नहीं है, ये इनटू है, ये ध्यान रखना है आपको। इसकी वैल्यू हम इसके अंदर रख देते हैं तो पूरा कैलकुलेट करते हैं। जी की वैल्यू 9.81 रख दो, इसको कैलकुलेट करने के बाद जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है 1.84 L H की पावर 3/2। इसको क्या बोला जाता है? इसको रेहबॉक फॉर्मूला भी बोला जाता है दोस्तों, इसको याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। फटाफट से हम आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं एंड कॉन्ट्रैक्शन या फ्रांसिस फॉर्मूला। देखिए ये इंक्लूड किया गया है, पर मुझे लगता नहीं यहाँ से भी फॉर्मूला बनेगा या क्वेश्चन बनेगा। बन सकता है तो सिर्फ ये बन सकता है कि ईच एंड कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, वो कितना लेंथ रिड्यूस करती है, कितना रिड्यूस करती है, वो होती है 1.0.1 H। देखिए फ्रांसिस ने क्या दिया थ्योरी,
कि आप अगर फ्लो करवा रहे हैं ना यहाँ पर, तो जो फ्लो हो रहा है ना उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जो साइड होगी ना उसकी वजह से क्या होगा, वहां पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो वो बोलता है कि जो साइड है ना वहां पर जो फ्लो है वो कुछ ना कुछ एंड कॉन्ट्रैक्शन देगा। वो एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, जो इफेक्टिव डिस्चार्ज का एरिया है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब ये बोलते हैं कि कितना कम होगा, इन्होंने बोला कि हर एक एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा ना जो, वो कितनी डिक्रीज करेगा, 0.1 टाइम्स ऑफ एच वैल्यू को डिक्रीज करेगा। ठीक है सर जी। अब बात कर लेते हैं यहां पर, अगर हम रख दें एल ई की वैल्यू को एल माइनस के, भाई एल निकालना है हमें, तो इफेक्टिव एल निकालने, अगर हम एल ई यानी एल इफेक्टिव है ये, लेंथ इफेक्टिव लेंथ है ये, इफेक्टिव लेंथ को अगर हम कंसीडरेशन में लें तो वैल्यू निकल के आएगी, वो कितनी आ जाएगी, एल ई आ जाएगा एल माइनस 0.1 इंटू एन इंटू एच, एन यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। एन की वैल्यू रेक्टेंगुलर के केस में क्या होगी, बेसिकली दो ही एंड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ज्यादा एंड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होते। ऐसा थोड़ी होता है किसी की 3-4 साइड्स हो, 3-4 साइड्स के लिए तो हमें पार्टीशन करना पड़ेगा, इनका पार्टीशन हम करते नहीं है। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 वैसे जैसे हमने यहाँ पर रखा तो 0.1 से मल्टीप्लाई हो गया क्या आ गया, 0.2 आ गया। तो इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू कितने आ गई, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू क्या होगी अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस थ्योरी, तो एल माइनस 0.2 एच करना है। तो एक्चुअल हेड लॉस कितना आ जाएगा, मतलब कि जो पुरानी हम क्या करेंगे, एक बार इसको लेकर कैलकुलेट कर लेंगे। क्या, कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, एक बार हमने क्या करा, जो एच ए है, अब क्या बोलेंगे भैया, एच ए क्या आ गया, एच ए है जो आपका, वो है हेड ड्यू टू अप्रोच वेलोसिटी। अप्रोच वेलोसिटी क्या है, आपको अभी इतना सब ध्यान नहीं रखना है, अप्रोच वेलोसिटी मैंने एकदम लास्ट में कवर किया है टॉपिक, वहीं पर मैं बता दूंगा आपको अप्रोच वेलोसिटी क्या होती है। तो इसकी वजह से क्या करते हैं, हम हेड के अंदर डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आपको क्या करेगा, नोट्स के अंदर जो मैं दूंगा ना उसके अंदर केवल याद रखने के लिए है, कुछ काम का है नहीं। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बन के आ जाएगा वो इस तरह के आ जाएगा, एंड कॉन्ट्रैक्शन को अगर हम कंसीडरेशन में लेंगे तो जो फॉर्मूला बन के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, क्यू रेक्टेंगुलर आ जाएगा 1.84 एल माइनस 0.2 एच इंटू एच की पावर 3/2। ये रेबॉक फॉर्मूला को ही मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो ओवरऑल भी आप चेंज करके लिख सकते हैं। देखिए इतनी छोटी मोटी बातों के लिए ज़्यादा परेशान होना नहीं चाहिए, सवाल बनने की संभावना नहीं है। यहाँ से भी डायरेक्ट सवाल यहाँ से बन सकता है और यहाँ से बनता भी है कई बार। ट्रायंगुलर नॉच का फॉर्मूला दे दिया जाता है डिस्चार्ज का, क्या होता है 8/3 8/15 CD 10 θ/2 2G h की पावर 5/2। ये याद रखना है आपको, थीटा क्या होता है, ये डायग्राम मैंने बना रखा है यहाँ पर, क्या होता है थीटा, इस तरह का कुछ वैल्यू होगी, एच हो जाएगा उसका हेड कितना है वाटर फ्लोइंग का, और थीटा हो जाएगा इस ट्रायंगुलर का जो सेक्शन होगा नीचे उसका पूरा एंगल। तो इसको हम क्या करें, दो भाग के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, सिमेट्रिकल ही बनाना है, हमें ध्यान रखना है, सिमेट्री को लेके चलते हैं हम। तो सिमेट्रिकल फॉर्म के अंदर इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, θ/2, तो बस वही थीटा की वैल्यू यहाँ पर है। तो इस θ/2 को रख कर जो फॉर्मूला बनेगा ना हमारा वो हो जाएगा ट्रायंगुलर नॉच का फॉर्मूला। अब क्या पॉइंट आ जाता है, अगेन वही क्वेश्चन कि अगर हम 1% एरर करते हैं किसमें, एच के अंदर, तो डिस्चार्ज के अंदर कितनी आ जाएगी, 2.5% एरर हो जाएगी। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको, ये सवाल बनने की संभावना यहाँ से भी है। फटाफट चलते हैं डिस्चार्ज और ट्रायंगुलर नोच की तरफ। ये ट्रायंगुलर नोच कोई एज सच बड़ा काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है स्क्रीन पर, मैं बना रहा हूँ जो सेक्शन, आपने इन दोनों सेक्शन को अगर मिला दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, एक ट्रायंगुलर सेक्शन मिल जाएगा। इन दोनों को मिला दो, यहाँ पर क्या मिला, ट्रायंगुलर सेक्शन मिल गया। और बीच के अंदर क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपके पास रेक्टेंगुलर सेक्शन, यानी कि डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर को जोड़ दो वही हो जाएगा ट्रेपेजोइडल का डिस्चार्ज। ठीक है, चलो फटाफट से चलते हैं, खत्म करते हैं काम। अब ट्रेपेजोइडल को इंक्लूड करने का काम है वो, क्यों है
कि सिपोलिटी वियर क्या होता है। ये स्पेशली क्या नेम्ड वियर है, तो इसलिए यहाँ से सवाल बनने की संभावना अगेन ज़्यादा हो जाती है। सिपोलिटी वियर यही होता है, कुछ भी नहीं होता है। इसके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेपेजोइडल वियर होता है, जिसके अंदर क्या करते हैं हम, जो स्लोप देते हैं ना, वो दे देते हैं 1:4, यानी कि 1 तो देंगे हॉरिजॉन्टल और 4 देंगे वर्टिकल। कैसे हो गया? इस तरह से हो गया। जो स्लोप होगा ना आपका वो इस तरह से, यानी 1 तो हो गया हॉरिजॉन्टल और 4 हो गया वर्टिकल। तो इस तरह से आप जो ट्रेपेजोइडल नॉच बनाएंगे ना, वो हो जाएगा आपका सिपोलिटी वियर का। तो मैंने यहाँ पर ये रख रखा है। आपको क्या करना है, स्लोप रखना है, मतलब tan θ/2 की वैल्यू कितनी रखनी है आपको? 1/4 रखनी है यहाँ पर। ठीक है बरखुरदार, चलो फटाफट चलते हैं। तो θ/2 की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आती है? 14 डिग्री 2 मिनट। ये फॉर्मूला या फिर ये वैल्यू कई बार पूछ लेते हैं कि एंगल ऑफ सिमेट्री या फिर θ/2 कितना होता है सिपोलिटी वियर के केस में। तो वो याद रखना है आपको, 14 डिग्री 2 मिनट होता है किसके केस में? सिपोलिटी वियर के केस के अंदर। चलो फटाफट चलते हैं हम, ये कुछ काम का है नहीं। अप्रोच वेलोसिटी की तरफ चलते हैं फटाफट से। अप्रोच वेलोसिटी क्या होती है आपकी? अप्रोच वेलोसिटी के लिए मैं ब्लैंक पेज की तरफ ले चलता हूं आपको वापस। देखिए हमने जैसे साइड व्यू जो बनाया था ना, एक बार फिर से बना लेते हैं उसी को। ये था हमारे पास क्या? साइड व्यू। ठीक है सर जी। तो ये जो साइड व्यू था ना, इसके ऊपर क्या हो रहा था? फ्लो यहां पर से हो रहा था इस तरह से। तो जो ये पार्टिकल होगा ना, ये यहां से मूव करते हुए तो आ रहा है। ये पार्टिकल यहां पर था, फिर यहां पर आया, फिर यहां पर आया। तो इसका मतलब इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी पहले से ही, होगी ना, होगी सर जी। तो ये वेलोसिटी जो होगी ना, वही होती है क्या? अप्रोच वेलोसिटी। मतलब वो वेलोसिटी पार्टिकल की जिससे वो अप्रोच कर रहा है किसकी तरफ? नेपी की तरफ या फिर वियर की तरफ हम उसको बोल सकते हैं। आगे बार खुदार बात समझ में, बस इतना सा ही काम है अप्रोच वेलोसिटी का। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमने जो कैलकुलेट करा है ना, वो कैसा है कि फ्लूइड एट रेस्ट मान के हमने कैलकुलेट करा है। जो डिस्चार्ज हमने ट्रायंगुलर नॉच और रेक्टेंगुलर नॉच और ट्रेपेजोइडल नॉच के केस के अंदर जो कैलकुलेशन करी है। तो अगर कहीं पर एक्यूरेट रिजल्ट की हमें आवश्यकता पड़े, तो उस केस के अंदर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को कंसिडरेशन में लेते हैं हम। इसकी वजह से हम क्या निकालते हैं, एक हेड निकाल लेते हैं। कितना होगा? एच ए की वैल्यू होती है VA²/2G। हो गई नहीं हो गई? वेलोसिटी हेड निकाल लो यहाँ से। फिर क्या करते हैं, इसी के अंदर क्या करते हैं, हेड में से माइनस कर देते हैं क्या? हेड ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जो हमने फॉर्मूला बनाया था ना, ट्रायंगुलर नॉच का फॉर्मूला क्या था? 2/3 CD L√2G h⁻3/2। ये फॉर्मूला था हमारा। तो इस फॉर्मूले के अंदर क्या करते हैं हम, वेलोसिटी अप्रोच की वजह से जो हेड आ रहा है ना, उसको माइनस कर देते हैं। तो बस ये फॉर्मूला है। क्या पता क्वेश्चन में आ जाए, क्या पता नहीं आए, संभावना तो मुझे नहीं लगता कि आएगा। तो यहाँ पर हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट का समापन होता है दोस्तों। और कोई भी क्वेरी है वो आप लोगों की, तो वो बचा के रखना। अभी कुछ ही दिनों के अंदर लाइव सेक्शन, जो क्वेश्चन सेशन आएंगे हमारे लाइव, वो आने वाले हैं। तो वहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे ये सभी कुछ। जो भी आपकी क्वेरी होगी वो भी वहीं पर दूर की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और अगर आप लोगों में से किसी को ये लेक्चर इतना पसंद हो कि वो हमें अप्रिसिएशन के तौर पर डोनेशन या हमारी हेल्प करना चाहते हैं, देखिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, हम कोई भी चार्ज नहीं ले रहे हैं। देखिए मैं भी अपने और काम भी कर रहा हूँ साथ के अंदर, मैं यहाँ पर एक सब्जेक्ट भी ले रहा हूँ। तो और मैं कोई भी चार्ज नहीं ले रहे हैं, हम सब मिलकर ऐसा चाह रहे हैं कि किसी ज़रूरतमंद की हेल्प हो सके। तो अगर आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो सिर्फ 1 रुपये का डोनेशन कर सकते हैं, जो अभी आपके यहाँ पर नंबर आ रहे होंगे उनके ऊपर हेल्प डोनेशन कर सकते हैं आप। सिर्फ 1 रुपीज़ का ही डोनेशन मांग रहे हैं हम। और अगर कोई असमर्थ हो उतना भी करने के लिए तो कोई बात नहीं, आप क्या करिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए किसी एक को, बस वही हमारे लिए सफिशिएंट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। जब फिर हम मिलेंगे बहुत ही जल्द, कहाँ पर, जो हमारी
क्वेश्चन सीरीज आने वाली है एफएम की। और हाँ, आप लोग मुझे ये कमेंट करके बता दीजिएगा कि जल्दी से कि सबसे पहले मैं जो सीरीज लेके आऊँ ना वो गुप्ता एंड गुप्ता की लेके आऊँ या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आऊँ। तो ये मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा, या फिर अगर लाइव बताना चाहते हैं तो लाइव बता दीजिए, मैं मौजूद रहता हूँ लाइव सेक्शन में भी। चलिए खत्म करते हैं हमारे लेक्चर को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।